नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा। जिसके अंतर्गत देखें आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली अपर पीटी एग्जाम 2024, यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ री एग्जाम 2023, इसके अलावा अदर जो स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन है यानी एसपीएससी है उसमें देखें तो 70वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, इसके अलावा एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी आदि के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही देखें तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग एसएससी, इसके अलावा देखें तो यह है यूपीएससी यानी अग्नि सेवा चयन आयोग के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा करंट अफेयर्स का। तो इसमें सबसे पहले जो शुरू करते हैं वह देखते हैं आगामी जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा यानी 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो उड़ीसा राज्य में मनाया जाएगा। यानी 18वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, मनाया जाएगा, तो उड़ीसा में मनाया जाएगा। इस पर हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। इसमें देखें तो उड़ीसा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा और यह जो होगा जनवरी यानी 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक अपनी राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित करेगा। यानी जो होगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाएगा वह उड़ीसा राज्य की मेजबानी में 8 से 10 जनवरी 2025 को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। इसको आगे देखते हैं तो यह है। इसमें देखते हैं कार्यक्रम यानी इसमें प्रोग्राम क्या है तो भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करता है। यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री यानी उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह मोहन चरण मांझी हैं। यानी देखिए इसमें 18वें जो लोकसभा के लिए चुनाव कराए गए थे तो उसमें कुछ राज्यों के लिए भी चुनाव कराए गए थे जिसमें उड़ीसा भी शामिल है। तो वहाँ पर जो है बीजेपी ने अपना यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और उसी से जो है मोहन चरण मांझी वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बने। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसको देखते हैं विस्तार से। तो इसमें यह है कार्यक्रम यानी इसका प्रोग्राम के 18वां प्रवासी भारतीय दिवस तिथियां 8 से 10 जनवरी 2025 तक, स्थान उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। मंजूरी जो दी है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी यानी ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वर्तमान उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन चरण मांझी हैं ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय यानी MEA द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं यानी यहाँ पर हमने देख लिया उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी हैं। प्रधानमंत्री 9 जनवरी 2025 को दूसरे दिन मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। यानी भारतीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वह 9 जनवरी 2025 को दूसरे दिन यानी 8 से 10 तक जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उसके दूसरे दिन पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें देखें जो महत्वपूर्ण है यह प्रवासी यानी ध्यान देना है कि वह प्रवासी भारतीय तीर्थ एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। यानी इसमें शुभारंभ क्या होगा, प्रवासी भारतीय तीर्थ एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे जो भारतीय विरासत से प्रवासी सदस्यों को जोड़ने की एक प्रमुख पहल होगी। यानी इसमें जो शुभारंभ करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री वो क्या शुभारंभ करेंगे, वो प्रवासी भारतीय तीर्थ एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। और यह करेगा क्या, जो भारतीय विरासत एंड इंडियन हेरिटेज से प्रवासी सदस्य हैं वो जोड़ने की एक प्रमुख पहल के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। होगा कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों, अनिवासी भारतीयों यानी NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को आकर्षित करेगा। यानी ये जो कार्यक्रम होगा प्रवासी भारतीयों को तो करेगा, इसके बाद NRI और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी आकर्षित करेगा। इसका महत्व और इतिहास पर देख लेते हैं। तो यह प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यानी प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान किया जा सके। यानी कारण क्या है मनाने का, तो भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान का सम्मान किया जा सके। महात्मा गांधी की 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुई थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत को आए थे। राजनीतिक गुरु यानी पॉलिटिकल जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो राजनीतिक गुरु थे वे महादेव रानाडे जी थे। के बारे में जैसा कि हम जानते हैं जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ जो होता है वह 1919 से 1939 तक ये जन राष्ट्रवाद का युग होता है। इसी में गांधी जी का अभ्युदय होता है यानी गांधी युग के नाम से जाना जाता है। जो 1919 है यह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और 1939 देखें तो यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बीच का जो समय है यह जन राष्ट्रवाद के शुभारंभ का युग है। इसमें गांधी जी की अभ्युदय का युग या गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें थोड़ा सा गांधी जी के बारे में विस्तार से देख लेते हैं, थोड़ी जानकारी, मतलब विस्तार क्या संक्षेप में देखेंगे क्योंकि ये विस्तार गांधी युग है ये बहुत व्यापक हो जाएगा, इस वीडियो में उपयुक्त नहीं है ये क्योंकि करंट अफेयर्स का हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें 60 में इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। कब लौटे, 9 जनवरी 1915 को। कितने वर्षों के बाद देखें तो जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तब से देखें तो 46 वर्षों बाद जो है गांधी जी भारत में गांधी जी का आगमन हुआ। परंतु गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए कब थे यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1892 में ध्यान देना है। 1892 में जब दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाला एक भारतीय मुसलमान व्यापारी, इनका नाम क्या है, दादा अब्दुल्ला ने उनके सामने मुकदमे देखने का प्रस्ताव रखा।
तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और सन 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। यानी कब गए? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। तब से देखें भारत जो लौटने की कथा है तो 15 में लौटे, साथ ही कुल मिलाकर देखें तो 22 वर्ष बाद जो है वह भारत में लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। उन कार्यों को देखें तो 1894 ईस्वी में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान देना दक्षिण अफ्रीका में की। इसके बाद देखें तो टालस्टॉय फार्म की स्थापना भी की और इसके बाद देखें तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी निकाला तथा 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन का दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 ईस्वी में अधिकांश काले कानूनों को रद्द कर दिया। गांधी जी और उनके अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन को यह पहली महान सफलता प्राप्त हुई थी। अवज्ञा आंदोलन से सत्याग्रह नाम दिया गया था। गांधी जी ने 1906 ईस्वी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था। 1909 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की व्याख्या उन्होंने की थी। इसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए और यहाँ उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इनके प्रभाव में आकर गांधी ने भारत की सक्रिय राजनीति से अपने को जोड़ा। गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, यह दौरान था 1914 से 1918 तक, तो इसमें गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ लोग उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट करने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। और अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार में स्थित चंपारण जिले के किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया, जो चंपारण आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ। यानी इसमें कह सकते हैं कि जो गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियां जो शुरू की गई थी वो 1893 से 1814 तक थी। इसके बाद देखें तो भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां में शामिल क्या है? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, यह गांधी जी का प्रथम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, यानी अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में गांधी जी का था। ये प्रथम भूख हड़ताल इसमें उन्होंने किया था, यानी प्रथम भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में ही हुआ था, आंदोलन था। यानी प्रथम असहयोग आंदोलन क्या था? खेड़ा सत्याग्रह 1918 का। 1918 में जो इससे पहले यानी खेड़ा से पहले क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में, प्रथम भूख हड़ताल थी। इसके बाद रोले एक्ट आया था 1919 में, यह प्रथम जन आंदोलन था। इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को। इसके बाद हंटर आयोग इत्यादि का गठन किया गया। इसके बाद कांग्रेस का दृष्टिकोण इसके बाद आता है इनका। इतिहास हमने थोड़ा सा विस्तार कर दिया, अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं पहली बार कब मनाया गया था। पहली बार मनाया गया था 2003 में। उस वक्त जो तत्कालीन जो भारतीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके जो कार्यकाल के दौरान जो है प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस, यानी पहली बार, यानी प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस का मनाया गया था 2003 में। उस दौरान जो भारतीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और राष्ट्रपति जो थे वह महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। यानी दोनों महान शख्सियत, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दोनों एक कार्यकाल के समय राष्ट्र या देश की सेवाएं दे रहे थे। इसके बाद देखें 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 साल में आयोजित होने लगे। इससे पूर्व देखें 2003 से 2014 तक देखें तो यह प्रत्येक वर्ष होता था, लेकिन 2015 से इसको प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 साल पर आयोजित किया जाने लगा। तो 15 के बाद देखें तो 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस, यानी निकटतम जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, यानी 15 के बाद पुनः आयोजित किया गया होगा 17 में। 17 के बाद पुनः देखें 2019 में, 2017 में इसके बाद होगा 2019, फिर इसके बाद 2 साल के बाद 2021, इसके बाद 2023। तो 2023 वाला देख लेते हैं जो लेटेस्ट, 17वां था, क्योंकि 18वें हम चर्चा कर रहे हैं। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था और 18वां हमने देखा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। आगे देखते हैं तो यह इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि यह आयोजन प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से पुनः जोड़ने और निवेश, ज्ञान साझाकरण और नीति सहयोग के माध्यम से भारत के विकास में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय समुदाय के साथ जुड़ने, उनकी जरूरतों को समझने और भारत को वैश्विक मंच का समर्थन करने के लिए संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रवासी भारतीय जो हैं वो भारत को जो है बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत को भेजते हैं, रेमिटेंस के रूप में जो विदेशों से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, उसमें प्रवासी भारतीयों या जो भारत में रहकर जो कार्य करते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और विश्व में इस दृष्टिकोण से रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में भारत पहले स्थान पर, यानी सर्वाधिक जो है रेमिटेंस प्राप्त करता है प्रवासी भारतीयों से भारत। और देखें तो इस वक्त जो है $100 बिलियन से ज़्यादा जो है भारतीय वह विदेशी मुद्रा भारत भेज रहे हैं वर्तमान में। इसमें थोड़ा सा और विस्तार, इसको थोड़ी जानकारी और ऐड कर लेते हैं। तो इसमें जो होता है अप्रवासी भारतीय यानी NRI कौन होते हैं इसको देख लेते हैं। NRI नॉन रेजिडेंस इंडियन जो होते हैं, यानी भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होता है वो NRI कहलाता है। मतलब ये भारतीय नागरिक हैं जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट होते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन के अंतर्गत है। इसके बाद भारतीय मूल के व्यक्ति PIO होते हैं। ये कौन होते हैं इनको देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करता हो या करती है, जिसका वो विदेशी पासपोर्ट धारक है। यानी इसमें देखें तो PIO है जिसका देखें पूर्वज में से कोई भारतीय नागरिक रहा हो, लेकिन इसके जो वर्तमान है व्यक्ति है वो विदेशी पासपोर्ट का धारक कर रहा हो, वो PIO के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखें तो विदेशी भारतीय नागरिक यानी OCI आते हैं, यानी कार्ड होल्डर होते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति यानी ये जो होता है ये कौन सा व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जो विदेशी
विदेशी भारतीय नागरिक यानी OCI कार्ड होल्डर हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता हो, तो ये सब जो है प्रवासी भारतीय के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो देखें तो OCI यानी OCI जो हमने देखा, यह जो होता है विदेशी भारतीय नागरिक होता है, जो विदेश का व्यक्ति रहा हो, भारतीय नागरिकता ले ली हो, तो ये जो है प्रवासी भारतीयों में अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि उस देश के लिए यह जो होगा प्रवासी भारतीय होगा। ये हमारे लिए तो नागरिक ही होगा और हमारी मुद्रा को जो है अपने देश में भेजेगा OCI वाला जो होगा, यानी विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर होगा। इसमें दो ही जो होंगे, एक NRI होगा, एक जो होगा PIO होगा। यानी इसमें NRI को हमने देखा क्या था, नॉन रेजिस्टेंस इंडियन था, और PIO का मतलब होता है पर्सन ओरिजिन ऑफ इंडिया, यानी वह व्यक्ति जिसका ओरिजिन यानी जो जड़ है वो इंडिया में है। और इसके बाद OCI जो है ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI है। स्पेशल के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, तो इसमें पुलिस स्मृति दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यानी इसमें देखें तो राष्ट्रीय स्मृति दिवस यानी राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें यह देखें तो यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। यानी इसमें देखें तो वह जो है यानी इस 21 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह पुलिस कर्मियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा देखते हैं। तो कौन कौन सी है, तो वर्दी भत्ता को देखते हैं। इसमें वर्दी भत्ता में 70% की बढ़ोतरी की गई है। बैरकों में रहने वाले सिपाहियों के लिए मकान भत्ता में 25% की वृद्धि की गई है। वर्दी भत्ता सभी पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी भत्ते में 70% की वृद्धि की गई है। इसके बाद देखें तो यह है मकान भत्ता। बैरकों में रहने वाले सिपाहियों के लिए मकान भत्ते में 25% की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में भाग लेने वाले एथलीटों के प्रशिक्षण, आहार और अन्य खर्चों के लिए अगले वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं तो खेल संबंधित खर्चों के लिए कुल बजट अब 115 करोड़ रुपए होगा। बहुमंजिला पुलिस आवास और प्रशासनिक भवनों के रखरखाव के लिए 1380 करोड़ रुपए का कोष बनाया जाएगा। मथुरा सैनिक स्कूल जो गर्ल्स के लिए बनाया गया है, और गोरखपुर जो है यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल जो है गोरखपुर में बनाया गया है। का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में बनाया जा रहा है। यह 2024 में ही इसका प्रस्ताव CM योगी ने दिया है। 2 अक्टूबर यानी 22 मार्च 2017 से 2 अक्टूबर 2024 के बीच एंटी रोमियो स्क्वाड ने 1 करोड़ से अधिक स्थानों का निरीक्षण किया। 3.68 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। किसके अंतर्गत, यह है एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा। तो इसको हमने देख लिया, थोड़ा सा और इसकी जानकारी को डिटेल कर लेते हैं। तो जो विवादित इनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं उस पर जो है महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स बन रहा है, तो इस पर देख लेते हैं। तो घटनास्थल की वीडियोग्राफी फोरेंसिक टीम करेगी जांच। यूपी में इनकाउंटर को लेकर जारी हुई गाइडलाइन। यूपी पुलिस के इनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, इसके बाद योगी सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी की है। इसको देख लेते हैं नई गाइडलाइन क्या है। तो इनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। यूपी पुलिस के इनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, इसके बाद योगी सरकार ने अब नई गाइडलाइन जारी की है। डीजीपी की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए। जो टीम इनकाउंटर कर रही होगी उस अपराधी की मौत या घायल होने पर इनकाउंटर साइट की वीडियोग्राफी करानी होगी। जाने क्या है गाइडलाइन में देख लेते हैं। अपराधी की मौत हो जाती है तो डॉक्टरों का पैनल डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करेगा और इसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वहीं जिस जगह पर शूट आउट हुआ है वहां पर अपराधी की मौत हो गई हो तो फॉरेंसिक टीम भी जांच करेगी। डीजीपी की तरफ से कहा गया कि जिस इलाके में एनकाउंटर हुआ उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी। यानी इंपॉर्टेंट यह है कि जिस इलाके में एनकाउंटर हुआ उस क्षेत्र के थाने पुलिस जांच नहीं करेगी, इसकी जांच क्राइम ब्रांच से फिर दूसरे थाने की पुलिस से कराई जाएगी। इसके अलावा एनकाउंटर में शामिल अफसरों के यानी एनकाउंटर में जो अफसर शामिल रहेंगे, अफसरों के रैंक से ऊपर के अधिकारी ही मामले की जांच करेंगे, यानी उच्च अधिकारी ही करेंगे। एनकाउंटर में मारे गए बदमाश के परिजनों को तुरंत इसके बारे में सूचना देनी होगी। तो इसमें देख लेते हैं, यह है मध्य प्रदेश में दतिया अस्पताल महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म। ध्यान देना पिंक अलार्म क्या है, महिलाओं की सुरक्षा संबंधित है और यह मध्य प्रदेश से संबंधित है और यह दतिया अस्पताल में से संबंधित है। पिंक अलार्म की स्थापना भारत के सार्वजनिक अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा गंभीर मुद्दों को हल करने की व्यापक मुहिम का एक हिस्सा है। पिंक अलार्म की अवधारणा जिला कलेक्टर संदीप मनिक द्वारा पेश किया गया है। जिला कलेक्टर जो हैं यह दतिया के, उनके द्वारा जिला कलेक्टर संदीप मनिक द्वारा पेश किया गया है। इसमें देखिए तो यह मध्य प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में स्थापित होने वाली अपनी तरह की पहली प्रणाली। अलार्म सक्रिय होने पर एक सायरन बजता है जिससे सुरक्षा कर्मियों को सतर्क किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना है, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र प्रदान करने, यह अलार्म संभावित खतरों को रोकने और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश संबंधित है, मध्य प्रदेश के दतिया अस्पताल संबंधित है और वहाँ के जो जिला अधिकारी जिला कलेक्टर हैं संदीप मकिन द्वारा पेश किया गया है। अगला इसमें देख लेते हैं तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र यानी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसको देख लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यावरण मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नई दिल्ली की नेशनल साइंस सेंटर में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया। ध्यान देना है कि यह पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में कहाँ, नेशनल साइंस सेंटर में। और इसमें 2 केंद्रीय मंत्री शामिल थे, जिसमें देखें तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे इसमें शामिल थे उद्घाटन समारोह में। इस प्रदर्शन का शीर्षक देखें तो ब्लैक डायमंड गहराइयों का अनावरण, जो कोयले की
उसके गठन से लेकर आधुनिक ऊर्जा उत्पादन उसकी महत्वपूर्ण भूमिका तक दर्शाती है। यानी प्रासंगिक शीर्षक क्या था? ब्लैक डायमंड, गहराइयों का अनावरण। देखें तो इस गैलरी में इंटरैक्टिव डिस्प्ले के माध्यम से आगंतुकों को कोयला निष्कर्षण, खनन तकनीकों, पर्यावरण प्रथाओं और सतत ऊर्जा में भविष्य के नवाचारों के बारे में शिक्षित किया जाता है। 9वीं अध्यक्ष विजया राहटकर के बारे में, तो भारत सरकार ने 19 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया और वे हैं श्रीमती विजया राहटकर। इनकी पूर्व जो थी यानी 8वीं जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो रेखा शर्मा जी थी और वर्तमान 9वीं जो बनाई गई 19 अक्टूबर 2024 से वह विजया राहटकर जी बनी हैं। तो इसमें और विस्तार करते हैं तो 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। यानी ये जो भी हम देखा जो 9वीं अध्यक्ष बनी हैं श्रीमती विजया राहटकर, ये जो है देखिए 5 वर्ष के लिए यानी 16 से 21 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर अर्चना यानी सदस्यों को भी देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर अर्चना मजूमदार को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया है। वर्तमान में सुश्री देलिना खोंगडुक और श्रीमती ममता कुमारी आयोग की अन्य सदस्य, यानी इसमें देखें तो एक अध्यक्ष है और देखें तो इसमें जो 5 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य और एक सचिव होते हैं। तो इसमें अध्यक्ष को हमने देख लिया और सदस्यों देखें तो एक डॉक्टर अर्चना मजूमदार की भी इन्हीं के साथ नियुक्ति की गई और जो पहले से थी वह सुश्री देलिना खोंगडुक और श्रीमती ममता कुमारी भी आयोग की अन्य सदस्य में शामिल हैं। श्रीमती विजया राहटकर और डॉक्टर अर्चना मजूमदार को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। यानी 3 वर्ष का कार्यकाल हो या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इनकी रिटायरमेंट के लिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अधिकतम आयु 65 वर्ष या 3 वर्ष कार्यकाल जो भी पहले हो इनकी रिटायरमेंट होती है। अब जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक निकाय है, ध्यान देना संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है, लीगल निकाय है। भारत सरकार द्वारा जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधान के तहत स्थापित किया गया था। यह निकाय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कार्यालय इसका नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य को हम देख लिया है, तो इसका कार्यालय का है नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग का, और किसके नियंत्रण में कार्य करता है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये पिछले वर्ष की गई थी 9 अप्रैल 2023 में। देखिए विश्व की लगभग 75% देखें तो 75% बाघ की आबादी जो भारत में पाई जाती है, बाघ अभ्यारण्य यानी जो 55 बाघ अभ्यारण्य वर्तमान में टाइगर रिजर्व हैं। अभी देखें तो लेटेस्ट कैमूर में जो बिहार का जो कैमूर जिला है वहाँ पर जो है 55वां जो है बाघ अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा की गई और बिहार का दूसरा जो है पहला जो चंपारण, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि जो राष्ट्रीय यानी बाघ अभ्यारण्य था, दूसरा कैमूर में बनाया जा रहा है, यानी बिहार में 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है 55 बाघ अभ्यारण्य वर्तमान भारत में जाएंगे और विश्व की लगभग 75% आबादी जो है भारत में होती है। और जो है यह 9 अप्रैल 2023 को जो है बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई थी भारत में, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था इसको। इसके बाद देखें तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। स्थापना देखें तो 17 अक्टूबर 2017 को किया गया था इसका। केंद्रीय आयुष मंत्रालय आयुर्वेद के बारे में लोगों को जागरूक करता है। इसके निदेशक देखें तो प्रोफेसर तनुजा और मनोज मिस्त्री हैं। प्रकाश स्तंभ महोत्सव आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर है गोवा में पहला, और दूसरा जो किया गया उड़ीसा में किया गया। यानी इसमें दूसरा जो अभी लेटेस्ट किया गया उड़ीसा के पुरी में आयोजित किया गया था 9 अक्टूबर 2024 को उड़ीसा में। बात देख लेते हैं तो यह मोहन जी फाउंडेशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर ए है, यानी 1997 में। पीसीसी सर्जन थे और मद्रास के थे। मोहन जी फाउंडेशन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें मानवतावादी अवार्ड दिए जाते हैं। विस्तार से देख लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर इससे पहले किस राज्य में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष थे? तो महाराष्ट्र में 2016 से 2021 तक थे। उनका सदस्य देश नहीं है तो वह वर्तमान देखें रूस नहीं है। पहले G8 हुआ करता था तो इसमें रूस शामिल था, परंतु रूस को निष्कासित कर दिया गया। तो G7 में जो ए है इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है और रूस इसमें वर्तमान में नहीं है। जबकि देखें सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं यानी परमानेंट मेंबर, उसमें रूस शामिल है। यानी इसमें 3 तो यहाँ दिए गए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, और चौथा देखें तो इसमें यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा और अमेरिका है। ये G7 पश्चिमी देशों का एक समूह है। इसमें देखें तो जो यूएनओ में 5 अस्थायी सदस्य यानी 5 अस्थायी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 अस्थायी सदस्यों में देखें तो 3 तो इसी में शामिल होते हैं, G7 में शामिल हैं। इसमें देखें तो रसिया यानी रसिया G7 में रसिया, और जो चाइना है वह G7 में शामिल नहीं है। जबकि रसिया और चाइना जो है G5 यानी ये जो परमानेंट मेंबर है यूएनओ में, दोनों में शामिल हैं। यानी सारे एशियन देश हैं रसिया और चाइना, यह जो है G7 में शामिल नहीं, जबकि यूएनओ के परमानेंट मेंबर ग्रुप में शामिल हैं। आगे इसमें देख लेते हैं तो यह है वाराणसी में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत कितने हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया? तो इसमें देखें 3 हवाई अड्डों का। इसमें देखें अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, रीवा मध्य प्रदेश में, सहारनपुर यूपी में उद्घाटन किया गया पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना। और यह देख सकते हैं कि उत्तर में सहारनपुर है, और यानी उत्तर प्रदेश के जो यानी उत्तर प्रदेश के जो मैप है, यानी उत्तर प्रदेश में देखें तो वर्तमान में जो है 75 जिले हैं, 18 जो है इसमें ब्लॉक हैं और 17 नगर निगम हैं। तो इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो आबादी के हिसाब से देखें तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों यानी कुल मिलाकर 36 राज्य टेरिटरी में यानी पॉपुलेशन के साथ पहले स्थान पर है। और उसकी आबादी वर्तमान जो 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में सहारनपुर है, दक्षिण में सोनभद्र है
और सोनभद्र जो है भारत के अन्य 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हैं। और पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश को शामली, और पूर्वी जिला जो है बलिया है। तो इसके बारे में डिटेल से यूपी स्पेशल में कवर किया गया, वहाँ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया। इसके बाद अगला देखते हैं विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। इस बार का विषय ने थीम क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया कब जाता है, 21 अक्टूबर को, यानी विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थीम थी थायराइड और कम्युनिकेशन। इस बार 2024 के लिए 21 अक्टूबर 2024 को मनाया गया विश्व आयोडीन अल्पता दिवस की थीम थायराइड और कम्युनिकेशन था। कोयला गैलरी का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था, तो अभी हमने देखा नई दिल्ली में किया गया है। यानी केंद्रीय मंत्री और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे शामिल थे, नई दिल्ली में किया गया इसका उद्घाटन। यानी इसको देख लेते हैं, यहाँ पर विस्तार कर लेते हैं। पीएम मोदी ने सहारनपुर में, यानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, और यहाँ पर देखें रीवा, और यानी मध्य प्रदेश के रीवा, और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हवाई अड्डों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी RCS उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक के तहत विकसित 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के रीवा से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश सहारनपुर में स्थित हैं। इन हवाई अड्डों में जल्द ही RCS यानी उड़ान के तहत उड़ानें शुरू की जाएगी। इसके बाद इसको हमने देख लिया है, आगे देखते हैं। कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ पर किया है, तो उसको देख लेते हैं। दक्षिणी कमान के तहत सेना के सुदर्शन चक्र कोर वर्तमान में झांसी के पास उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है उसके पास बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। किसके अंतर्गत, स्वावलंबन शक्ति अभ्यास के अंतर्गत। बैठक में देखें तो यह है, इस उद्देश्य को देख लेते हैं। तो उद्देश्य उभरती और विशेष तकनीकों के एकीकरण के माध्यम से सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। सुदर्शन चक्र कोर जिसे 11 कोर यानी X21 यानी XX1 कोर के नाम से भी जाना जाता है, सेना की एक स्ट्राइक कोर है। मुख्यालय इसका भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। यह अभ्यास सुदर्शन चक्र कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह की उपस्थिति में शुरू किया गया। अल्पता दिवस 2024 21 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर मनाया। विषय थायराइड, यानी इस बार विषय थायराइड और कम्युनिकेशन। विषय का विचार आयोडीन आवश्यक के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना था। लेकिन आयोडीन एक खनिज है जो शरीर द्वारा उपापचय को नियमित करने के उपयोग किया जाता है। यह बच्चों में हड्डियों के विकास और मस्तिष्क विकास नियंत्रित करने में मदद करता है। ये समुद्री भोजन, आयोडीन, नमक, डेयरी उत्पादों, कुछ फलों और सब्जियों पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर 2 बिलियन लोग आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के खतरे में हैं। भारत ने वर्ष 1992 में मानव उपयोग के लिए आयोडीन युक्त नमक को अनिवार्य किया था। अब कुछ जल्दी से छोटी छोटी जानकारी को देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड के चैड बाउंस ने जड़ा वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक देखे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज चैस बाउंस ने लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया है। 32 वर्षीय बाउंस ने फोर्ड कप में कैडबरी की तरफ से खेलते हुए ओटागो बोर्ड्स के खिलाफ 103 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। बाउंस ने ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और भारत के एन जगदीशन का संयुक्त रिकॉर्ड 114 गेंद में बनाया गया दोहरे शतक को तोड़ दिया। क्रिकेट में एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो 344 पर 4 का स्कोर बनाने के बाद जिम्बाब्वे ने दर्ज की T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत। जिम्बाब्वे ने बुधवार को T20 वर्ल्ड कप यानी T20 वर्ल्ड कप सब रीजनल क्वालिफायर्स मैच में गांबिया को 290 रनों से हराकर T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मैच में जिम्बाब्वे ने T20 का सबसे बड़ा स्कोर 344 विकेट बनाकर गांबिया को 14.4 ओवर में 54 पर ऑल आउट कर दिया। पिछली सबसे बड़ी जीत मंगोलिया के खिलाफ 273 रन नेपाल ने दर्ज की थी। यानी देखें इसमें सबसे बड़ा टोटल भी इसने बनाया 344 पर 4। दूसरा जो है जो 314 रन बनाया था नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ, और तीसरा सबसे ज्यादा जो भारत ने 297 रन बनाया था बांग्लादेश के विरुद्ध। है कि दो टेस्ट खेलने वाली टीमों में देखें तो भारत का अभी भी रिकॉर्ड पहले स्थान पर है, क्योंकि जो नेपाल बनाया था ये दोनों ही टेस्ट खेलने वाली टीम नहीं, और जो जिम्बाब्वे बनाया है इसमें गांबिया जो है वह जिम्बाब्वे भी रेगुलर उसमें खेलती है, लेकिन गांबिया तो है ही नहीं टेस्ट टीम में। तो इस तरह से लोगों का रिकॉर्ड है। तो ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का बयान, विभाजनकारी नई जनहितकारी ब्रिक्स होगा। यानी देखें ब्रिक्स सम्मेलन जो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है वह जो है रूस के कजान में आयोजित किया जाए। इसमें जो है 10 देश पार्टिसिपेट हैं, यानी जो इसके संस्थापक देश 4 रहे हैं ब्रिक्स में, लेकिन 2009 में इसमें 4 देश थे यानी पहले चल के, और आखिरी में जो यस है वो साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। इसके बाद 5 जो भारत के मेजबानी में जो है ब्रिक्स आयोजन जो किया गया, सारी 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो किया गया था वो साउथ अफ्रीका में किया गया था जोहान्सबर्ग में। उसमें जो 5 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में 10 सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस पर पिछली चर्चा वीडियो को पूर्ण पार्ट में की जा चुकी है, करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेज केशियन से की मुलाकात। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 5 साल बाद हुई द्विपक्षीय वार्ता। जस्टिस यहा अफरीदी पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में साइक्लोन दाना को लेकर रेड अलर्ट हुआ। तो ये साइक्लोन दाना है जिसका नामकरण देखें तो यूएई ने किया है, यानी सऊदी अरब जो है दुबई ने जो इसका नामकरण किया है। और ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर भारत में जो पश्चिम बंगाल खाड़ी में यह सक्रिय है दाना जो है साइक्लोन या चक्रवात है। आखिर इसमें देख लेते हैं तो नीलगिरी तितली के बारे में देखते हैं। हाल ही में नीलगिरी के तितली प्रेमियों ने भारत की पहली बार एक बड़े स्थलीय आर्किड पौधे को मेजबान के रूप में उपयोग करने वाली नीलगिरी तितली हाइपोपिनेल्का नीलगिरी को रिकॉर्ड किया। यह लाइकेडीनी परिवार संबंधित इसका वर्णन सर्वप्रथम 1884 में नीलगिरी के कुन्नूर में किया गया था। इसके बाद इसे श्रीलंका में दर्ज किया गया। यह केरल के कलकट मुंथनथुराई टाइगर रिजर्व, इडुक्की जिले के चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और पलक्कड जिले के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में था। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जगह केरल में क्या है, कलक्कड मुंथनथुराई टाइगर रिजर्व है एनटीआर है। इडुक्की जिले में जो है चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और पलक्कड जिले में जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, कहाँ सभी केरल में है। यह तितली द्वारा विशेष पौधे प्रजाति के मेजबान के रूप में उपयोग करने का पहला ज्ञात रिकॉर्ड स्थलीय आर्किड आदि क्षेत्र में चट्टानी में पाया जाता है। इसके स्थलीय तितली का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट पार्ट में पुनः जो है डिटेल चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स।